सबको प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रसाद कुर्चे, आपका पॉडकास्ट होस्ट फॉर द पॉडकास्ट पैरेलल पर्सपेक्टिव। आज हम पहली बार एक हिंदी एपिसोड शूट करने वाले हैं। ये हिंदी एपिसोड बहुत ही अहम गेस्ट के साथ है। ऐसे गेस्ट जिनका जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। I have today Dr. Harshal Savla, who is the chairman of Statistic and Research Department of CREDAI. He is also a TEDx speaker. वो 19 किताबें लिख चुके हैं और कुछ आगे आने वाली है। उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है and he is also a developer. Welcome sir. कैसे हो आप? बढ़िया। अभी हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट भी किया था। एब्सोल्युटली। और अब हम अपने मदर टंग या फिर हमारी जो भाषा है पूरे देश की हिंदी में पॉडकास्ट करने वाले। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि जैसे हमने कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर प्लीज लेट अस टेल, आप बताइए हमें कि आपका जर्नी कैसा रहा। रियल एस्टेट मुझे हमेशा से आकर्षित करता था। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, बड़ी बड़ी बी स्कूल हार्वर्ड वगैरह में उसे मैस्लो नीड हायरार्की थियरी के नाम से पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि वो सबसे बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, रोटी कपड़ा और मकान रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो भी इच्छाएं होती है, हमारी जो भी वांट्स है, नीड है, डिज़ायर है, वो हमेशा बढ़ती है। तो आज हमने समझो एक मकान लिया है 2 बेडरूम का, तो हमारी कल इच्छा होगी कि 4 बेडरूम का ले, 4 बेडरूम वाले की इच्छा होती है कि पेंट हाउस ले लो। तो ये जो सिलसिला है वो ह्यूमन काइंड का कभी खत्म होने नहीं वाला है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया एक समय इंडिपेंडेंस होने के बाद एक घर ही मिल जाए वही काफी था, तो चॉल्स में रहता था। चॉल्स के बाद एक 91 का बूम आया जिसमें फिर रीडेवलपमेंट शुरू हो गया, तो पक्के मकान मिल जाए और जिसमें एक सेल्फ कंटेन्ड वॉशरूम मिल जाए वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि हमें चॉल्स में जाके कॉमन वॉशरूम में नहीं जाना, हमारे घर के अंदर एक वॉशरूम है। तो वो एक खुद में यूएसपी थी। उधर से फिर हाई राइज का दौर आया, तो 3 माले और 5 माले के बदले 15 माले 20 माले की बिल्डिंग बनी। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि अब हम 20 माले की बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ से आलीशान व्यू है और एक लिफ्ट है, हमें स्टेप्स नहीं चढ़ने पड़ते। आप सरप्राइज होंगे, 5 माले की बिल्डिंग में लोगों को स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता था, पर लिफ्ट लगना एक आकर्षण हो गया था। फिर उसके बाद एक दौर आया जहाँ पे हाई राइज, मतलब 30 माले 40 माले 50 माले। अब ऐसी बिल्डिंगें बन रही है जिसके नीचे क्लाउड दिखता है, तो आप अगर उसके टॉप फ्लोर पे हो तो आपको सारे बादल नीचे दिखेंगे। तो वो हाइट की बिल्डिंग 300 मीटर 280 मीटर की बिल्डिंगें बन रही है और ऐसी हाई राइज बिल्डिंग एक एस्पिरेशन बन गया है। फिर उसके बाद आया पैंडेमिक, जहाँ पे लोगों को घर में रहना कंपलसरी हो गया। अब जब वो कंपलसरी हो गया तो वहां से एक दौर आ गया कि लोग को लगा कि अब मुझे बैल्कनी चाहिए, मुझे एक बढ़िया सी टेरेस चाहिए, हमारी बिल्डिंग में एम्यूनिटी होनी चाहिए, सेकंड होम चाहिए। हाँ, हमारा सेकंड होम होना चाहिए जहां मैं चले जाऊं अगर ऐसा कुछ हो। हमारा एक सेकंड होम दूसरे देश में होना चाहिए। तो लोगों को लगा कि कुछ इधर गड़बड़ हो गई तो मैं दुबई चले जाऊं या मैं स्विट्जरलैंड चले जाऊं या पोर्चुगल चले जाऊं। तो एक सिलसिला जहां पे हम शुरुआत की थी हमने एक चॉल से, और अब
बात हो रही है कि हमारा एक दुबई में भी घर हो, हमारा एक यूरोप में भी घर हो, या हमारा कोई पेंट हाउस हो। तो ये जो सिलसिला है ये कब खत्म नहीं होने वाला है। ह्यूमन वांट्स बढ़ेंगे और हर सेगमेंट में बढ़ेंगे, और हमारी आबादी 140 करोड़ की है पहले। और एक गोवा में एक प्रसिद्ध फैमिली है जो 4000 मीटर, 1 एकड़ की जमीन में रहती है। आज उनके उधर 280 मेंबर हो गए उस जॉइंट फैमिली के, जो अलग अलग भाग के इंडिया में रहते हैं, लेकिन गणपति के फेस्टिवल में वो सभी 280 लोग आते। उस घर में 80 कमरे हैं, 4 वेल्स है, और वो सब एक साथ रहते। तो ये दर्शाता है, अब ये 280 लोग और मैं पकड़ू अगर 4 जन की भी फैमिली हो, तो इस एक फैमिली से 70 घरों की रिक्वायरमेंट कम से कम आई है, अज्यूमिंग एक ही घर हो उनका। अब अगर 2 घर होंगे या और कम जन होंगे फैमिली में, तो 100 घर की रिक्वायरमेंट। आप वो साउथ गोवा की फैमिली की बात कर रहे हो? एब्सोल्युटली। तो समझो आप एक फैमिली से 100 घर की रिक्वायरमेंट निकली है, तो ये रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होने वाली है। दूसरी बात, हिंदुस्तान एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ पे हम हमारे भगवान में मानते हैं, और हम हर चीज में भगवान ढूंढते हैं। हमारी सृष्टि में भगवान ढूंढते हैं, हमारे फ्लोरा फौना एनिमल्स बर्ड्स उनमें भी हम भगवान ढूंढते हैं। जिस वजह से ये चीज को जब रियल एस्टेट से जोड़ा जाता है तो एक बहुत ही अद्भुत ग्रोथ मिलती है आपको। तो जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म। तो आज देख लीजिए, सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर हिंदुस्तान में, जहां पे भी एक प्रसिद्ध मंदिर है और उसके इर्द गिर्द का रियल एस्टेट, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो पीजी के कमरे हो, चाहे उधर की मार्केट हो, मॉल्स हो, शॉपिंग हो, सभी कुछ उधर बस जाता है। तो ये जर्नी तो अब शुरू हुई है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा समय आया है कि जहाँ पे एक नेशनलिस्ट वेव है, और उस नेशनलिस्ट वेव के चलते हुए रियल एस्टेट की ग्रोथ होनी निश्चिंत है। और मेरी जब जर्नी रियल एस्टेट के क्षेत्र में 2010 में जब शुरू हुई थी, तभी मेरे पास एक बहुत ही कठिन निर्णय था कि क्या एक एमबीए की कंफर्टेबल जॉब मंडे टू फ्राइडे वाली एक लेगेसी भी थी, बैंकिंग में की जाए, या जो लेगेसी है उसको बढ़ाई जाए। करेक्ट। मेरे लिए वो डिसीजन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूं जहां पे हर साल एक और एस्पायरिंग चीज की डिमांड आने वाली है, और उस इंडस्ट्री का स्कोप इतना बड़ा है क्योंकि आपके जो आज के कस्टमर है उसके वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको और 5 कस्टमर आ जाते हैं, और इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है, और हिंदुस्तान के लिए भी रियल एस्टेट बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है अगले आने वाले सालों में। तो डॉक्टर सावला, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय है, डॉक्टर सावला मुंबई से गोवा आए हैं एपिसोड के लिए और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं ये जो पॉडकास्ट है हिंदी वाला पॉडकास्ट, वी विल ब्रेक इट डाउन। हम इसको ब्रेक करेंगे रियल एस्टेट, बाद में आपका एकेडमिक्स में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जो लगता है वो रिसर्च वाला पार्ट। सो कमिंग बैक टू रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में मुझे आज जो लगता है सबसे बड़ा पेन पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। दूसरा पेन पॉइंट है कि लग्जरी, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। अफोर्डेबिलिटी के साथ ये भी जुड़ जाता है। तो आप इसको कैसे पर्सपेक्टिव से ये हिंदुस्तानियों की हर चीज में ये मांग रही है कि हमें मर्सिडीज चाहिए लेकिन एवरेज मारुति वाला चाहिए। हाँ। तो ये तो डिमांड हमेशा से रही है। और एक ऐसी गाय जो चारा भी कम खाए लेकिन दूध भी ज्यादा दे, तो ये वाला डिमांड तो हर चीज में रहती है, और गलत भी नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि आप इनोवेटिव कितने हो। Correct. और इनोवेशन से ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप और इस पे डीपली सोचेंगे, ना केवल एक जिसे हम बोलते हैं हाउस बनाएंगे, बट आप अगर होम बनाएंगे तो ये पॉसिबल है। और इसमें आपको आज के तारीख में इतने काबिल डिजाइन आर्किटेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको क्या ऑफर करना है, आज आर्किटेक्ट को विश्वकर्मा का रूप माना गया है, वो आपको वैसी चीज क्रिएट करके देंगे। क्योंकि आप जब एक जमीन देते हो तो आप उनको गीली मिट्टी दे रहे हो, उस गीली मिट्टी से कैसा बर्तन बनाना है वो अगर आप क्लियर हो माइंड में, तो वो पॉसिबल है।
और मैंने आज के प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स को ऐसे चमत्कार करते देखा है। एक ही प्लॉट पे अगर आप 7-8 आर्किटेक्ट के व्यूज लेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट डिजाइन, आपको ऐसी अद्भुत चीजें मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ये हर सेगमेंट में पॉसिबल है, आप चाहे लग्जरी को बोलो या आप चाहे अफोर्डेबल बोलो। मैं कहूंगा कि वो आर्किटेक्ट जो है ना, दीज आर द रियल इनोवेटर्स, एब्सोल्युटली, दीज आर द रियल इनोवेटर्स इन द रियल स्टेट। एब्सोल्युटली। जो डिजाइन आर्किटेक्ट का जो रोल है वो इतना महत्वपूर्ण है इसमें। और अक्सर हम क्या करते थे कि एक ही आर्किटेक्ट जो लाइजन करता है उसी को हम डिजाइन दे देते हैं, उसी को बोलते हैं कि भाई इंटीरियर का भी देख ले, वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें प्रोफेशनल जो केवल डिजाइन करता है, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, हम सिविल स्ट्रक्चर की बात है। एग्जैक्टली हम एमबीबीएस वाले से तो सर्जरी कम नहीं कराते, हम एमएस के पास जाते। तो वैसे ही जब आप जमीन देते हो तो आप एक डिजाइन आर्किटेक्ट को पकड़े, और केवल एक नहीं, आप कम से कम 4 डिजाइन आर्किटेक्ट से कॉन्सेप्ट कराइए। कॉन्सेप्ट में 10% ऑफ दी फीस लगती है, लेकिन जब आप एक कॉन्सेप्ट करा लेते हो तो आप क्या कर रहे हो इफेक्टिवली, आपका नजरिया उस प्लॉट को लेके बदल जाएगा। अगर आप माइंड से क्लियर हो, आपने 4 डिजाइन आर्किटेक्ट को दिया है, आपको एक 5वीं ऐसी चीज मिलेगी जो अद्भुत होगी। और वो जरूरी है क्योंकि आपके जो होम बायर्स है अपने 30 साल की सैलरी आपको प्लेज कर रहे हैं, वो अपनी जनरेशंस वहां निकालेंगे, वहां अपने लाइफ के सारे मेमोरीज बनाएंगे। तो आप इतना तो कर ही सकते हो उनके लिए। सो पहली बात तो हो गई कि सिलेक्शन ऑफ द आर्किटेक्ट, एंड देन आर्किटेक्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है रियल एस्टेट का। अभी बात करते हैं कि जो सप्लाई चेन मतलब अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें कि रियल एस्टेट में प्लस पॉइंट या फिर रियल एस्टेट में मतलब हमको अगर बिजनेस बढ़ाना है और लोगों को अच्छा सोल्यूशन देना है तो इट फर्स्ट स्टार्ट्स विद द आर्किटेक्ट, दूसरा आर्किटेक्ट को लगने वाला सप्लाई चेन। एब्सोल्युटली। सो सप्लाई चेन के बारे में आप क्या कहोगे? सो मेरे हिसाब से आज का जो सोशल मीडिया का दौर है वो इतना पावरफुल है कि जहाँ पे रिव्यूज तुरंत मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांड को आज बनाने 1 हफ्ता लगता है और ब्रांड को तोड़ने भी 1 हफ्ता लगता है। जो पहले 30 साल लगती थी, एक ट्वीट या एक ब्लॉग भी लगता है, उससे पूरा चेंज हो सकता है ब्रांड। तो अगर आप किसी भी ट्रेड में हो, से फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो और आपके डेवलपर का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, क्योंकि आप कोई क्रेडाई जैसी संगठन में रहोगे तो वहां पे सब डेवलपर्स रहेंगे, और एक सवाल, क्या मुझे इस ब्रांड की लिफ्ट लगानी चाहिए, आप हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आ जाएंगे, उसके सोल्यूशन आएंगे, उसके ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, उसका क्वेश्चन आएगा, हाई राइज के लिए कौन सी लिफ्ट अच्छी है, कितना कैपेसिटी, क्या इश्यूज आ सकते हैं, वगैरह वगैरह सब मिल जाता है। तो ऐसी बात है कि आज सोशल मीडिया को सही तरीके से अगर आपने यूज किया तो आपको टोटल सप्लाई चेन का फीडबैक पहले ही मिल सकता है। पहले का दौर कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था तो इसके लिए दिक्कत आती थी, आज के दौर में कम्युनिकेशन अवेलेबल है। दूसरी बात, हमें हमेशा ये देखना चाहिए क्वालिटी रिवॉर्ड्स। आज अगर आपने एक सस्ता प्रोडक्ट लगा के कुछ बना भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका नाम जुड़ा हुआ है, आपकी गुडविल जुड़ी हुई है, आज का दौर ब्रांड का है। ब्रांडेड चीज बिकती है, ब्रांडेड चीज महंगी बिकती है। ये 2 चीज हमें याद रखना जरूरी है। पहली बात तो वो बिकती है, दूसरी बात वो महंगी बिकती है। जब ये 2 चीज इतनी जरूरी हो गई है तो आपका चीज ब्रांड आपका कब बनता है, जब आप ब्रांडेड लोगों के साथ काम करते हो। करेक्ट। तो अगर आप ब्रांडेड लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो तो आपकी ब्रांड भी बननी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सही वेंडर से काम करो। आप अगर 10 रुपया ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आज ब्रांडेड चीजों की इतनी कमी है और हिंदुस्तान में इतना ज्यादा पैसा है कि अगर आपने 10 रुपया ज्यादा लगा के एक चीज बनाई है, आपको 15 रुपया ज्यादा देने वाला भी ग्राहक मिल जाएगा। पर ये अक्सर लोग सोचते नहीं है, वो 5 रुपया वाली चीज लगाते और फिर बेचते उसको 4 रुपए में, तो 1 रुपया का घाटा ही होता है। ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है कस्टमर्स के लिए भी, और एक मैं कह सकता हूँ एक दाग लगा हुआ है डेवलपर कम्युनिटी पे, रियल एस्टेट कम्युनिटी पे, कि ये लोग कुछ भी सामान डाल के बना के बेच देते हैं और पैसे छापते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट में भी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, द बिगेस्ट पेन पॉइंट, मतलब
सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है रियल एस्टेट का आज के डेट में? आज क्या हो रहा है, आपने सही कहा, हो ऐसा जाता है कि आज का बिल्डर जमीन खरीदता है और अप्रूवल लाता है, तब तक ही ये शासन उसकी जान ले लेता है, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है, ही इज रिड्यूस्ड टू द बोन्स। अब उसके बाद उसको बिल्डिंग बनानी है तो बस वो कंप्लीट करता है, उसकी क्रिएटिविटी, उस पर एक्सपेंस करना ये अधिकतर डेवलपर्स के लिए मुमकिन नहीं रह जाता है। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप अप्रूवल तक ही ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का 40% कॉस्ट डेवलपर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट ऊपर भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हवा सैंक्शन हो रही है। और जिसमें सब प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है वगैरह, वो सब जगह पे ये फाइल मूव होती है, लेकिन उसका रियल इम्पैक्ट कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं है। बट डेवलपर उसमें 40-50% इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब वो उतना फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें कब डिले हो गया कोई कारण से अप्रूवल, तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। अब उसके बाद वो बस बिल्डिंग ही कंप्लीट कर दे, वही बहुत हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अक्सर के जो क्वालिटी हम सोचते हैं वो और जो चाहता है डेवलपर, अक्सर वो दे नहीं पाता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइमली अप्रूवल, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस अगर इंडस्ट्री को आज जैसे 7-8% पे फाइनेंस अवेलेबल होता है, इंटरेस्ट रेट सब्सिडी अवेलेबल होती है, उसी तरह से अगर रियल एस्टेट को भी दिया गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा मेरे हिसाब से। अगर पॉलिटिकल विल रही, गवर्नमेंट की इच्छा रही, तो इस इंडस्ट्री को रोकने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। सो इवन इफ यूर मतलब अगर हम ये बात सोचे कि अगर गवर्नमेंट मतलब जो बिल्डर को लगने वाला 40% पैसा बचा सकती है, तो घर के प्राइसेस मोटा मोटा 40 नहीं जाएंगे नीचे, बड़े 10-20% तो भी 20% तो भी नीचे जा सकती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम मूवी की टिकट खरीदते हैं, जब वो पिक्चर टैक्स फ्री हो जाती है तो हमें सडनली लगती है कि ये तो यार कितनी सस्ती हो गई टिकट। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे ही अगर हम प्रीमियम फ्री कर दे कोई चीज या गवर्नमेंट के टैक्स फ्री कर दे, तो रियल एस्टेट में भी वही इफेक्ट आएगा जो बॉलीवुड की टिकट में आता है। जैसे आपने बताया कि हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसी फील्ड से मतलब में जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल एस्टेट में ही लगता है। तो सभी जितनी भी कम्युनिटी है बिल्डर की, डेवलपर्स की, इनका कहना यही है, भाई साहब आप हमको दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ तेरे को 18%, बट ये जो 18% है ना, ये मेरे कुछ काम का है नहीं, मैं तुझे जो जीएसटी भर रहा हूँ वो मेरे काम का नहीं। एब्सोल्युटली, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, 18% तो वहीं पे बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाती है। और उसके बाद आप होम बायर से भी ले रहे हो एडिशनल 5%। हाँ, तो आप जब घर बना रहे हो तभी, मतलब लैंड ले रहे हो तब आप जीएसटी भरते हो, स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, आप डेवलपमेंट अग्रीमेंट करते हो तो भी आप जीएसटी भरते हो और स्टैम्प ड्यूटी भरते हो। उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आप 18%, 12%, 5% डिपेंडिंग ऑन मटेरियल जीएसटी भरते हो। फिर वो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसमें भी आप 5% जीएसटी भरते हो। मतलब ये ट्रिपल लेयर ऑफ जीएसटी है, डबल लेयर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है, क्योंकि जब आपने जमीन ली या डीए किया तभी भी आपने ड्यूटी भरी, जब आप घर बना बेच रहे हो तभी भी आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी। नो डाउट गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी में लाखों करोड़ों में चला गया, क्योंकि आप एक ही चीज में जब 3-4 बार लेते हो तो उसका एक जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, और उसका भुगतान कौन करता है? होम बायर ही करता है, डेवलपर तो नहीं करता, वो मार्कअप लगा के बेचता है। और डेवलपर कर भी नहीं सकता, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक प्रोडक्ट बना रहा है, जिस प्रोडक्ट का वो कॉस्ट कैलकुलेट करके उस पर एक मार्कअप लगा के आगे ग्राहक को बेचेगा। तो ये समस्या ऐसी है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब एक प्रोजेक्ट बन रहा है और किसी भी रैंडमली 6 प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ले ले लिस्टेड कंपनीज की, तो उनको समझ जाएगा कि किधर कितना कॉस्ट जा रहा है, और अगर घर सच में अफोर्डेबल करना है तो किधर कॉस्ट काटना चाहिए, जिससे कि वो जो वर्ग है उनको ये फायदा हो। अब इसमें पीसता कौन है? एलिट, अपर मिडिल क्लास तो निकल जाता है, जो एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह। तो जो बच जाता है वो बेचारा मिडिल क्लास है या सैलरीड है जो फंस जाता है इसमें, जो सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है और जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो
ये बहुत ही मतलब उसको रहने लायक नहीं रखा है और उससे टैग पर किया जा रहा है। मैं सावला साहब आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप सोचो, अगर इस पे आज के डेट में जैसे 18% जीएसटी वाले हो गए और एडिशनल आपने जो बोला 30-40%, इसमें से मोटा मोटी 20 या 30% भी कम हो जाता है, तो जो 1 करोड़ का घर है वो आज 70 लाख में जाएगा। अरे जो 70 लाख में जाएगा, जितना प्रोडक्ट है सब बिक जाएगा, तो कुछ 70 लाख बचेगा में नहीं। जाएगा तो लोगों के पास इन्वेंटरी रहेगी नहीं। दूसरी चीज, जिन लोगों के बारे में हम बात करें, जैसे मैं हो गया, कि आज जिसका इनकम 60,000 से लेके 1.5 लाख तक है, वो बंदा आराम से ले सकता है 70 लाख, अच्छा घर ले सकता है, और अच्छा कम्युनिटी में ले अपना सकता है। स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमेशा हम देखते हैं कि लाइफ कितनी बड़ी है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम सोचते ही नहीं है, हम्म, वो आ सकती है आज। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हो सकता है, जैसे मैं पिक्चर में बोलता हूँ, टैक्स फ्री मूवी। आपको लगता है कि कोई मूवी हर नागरिक को देखनी चाहिए, सिटीजन्स के लिए एसेंशियल है, तो आप उसको टैक्स फ्री करते हो, तो ये तो घर है। अमेजिंग। सो आगे जब जाते हैं हम इसके बारे में और सोचते हैं कि ये तो हो गए चैलेंजेस, आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे विथ रियल इस्टेट? क्योंकि जैसे मैंने बताया, रियल इस्टेट जो है, और जैसे आपने भी पहले मुझे, आप जब हम डिस्कस कर रहे थे, बताया कि रियल इस्टेट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउसेस, इट इज़ अबाउट, नॉट ओनली अबाउट अपार्टमेंट्स, इट इज़ अबाउट कि आपके कमर्शियल स्पेसेस हो गए, मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गए, होटल्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सब। तो आप क्या देखते हैं कि रियल एस्टेट आगे मेरे कितना हिसाब जाएगा? से रियल एस्टेट इकोनॉमी के हिसाब से चलता है। इकोनॉमी में जब ग्रोथ आती है तो रियल एस्टेट में ग्रोथ आती है। और पहली बार आज़ादी के बाद, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा दौर आया है जिसमें ना केवल टीयर 1 बट टीयर 2, 3 में भी ग्रोथ हो रहा है। अब टीयर 3 में प्लॉटेड डेवलपमेंट का ग्रोथ हो रहा है, टीयर 2 में मॉल्स आना शुरू हो गए, हाई स्ट्रीट आना शुरू हो गई है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो बोलते हैं कि हमको सबसे ज्यादा फिजिकल सेल, मतलब जहां पे कस्टमर आके खरीदता है, वो टीयर 2 में मिल रहा है, क्योंकि टीयर 1 का कस्टमर तो इतना बिजी है, वो ऑनलाइन मंगा रहा है। बट टीयर 2 वाले लोग को वो फैसिलिटीज चाहिए, मॉल्स चाहिए, सिनेमा चाहिए, उनको हाई राइजेस बिल्डिंग चाहिए। आज भुवनेश्वर जैसे शहर में, उड़ीसा के अंदर 25-30 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो ये दर्शाता है कि रियल एस्टेट का ग्रोथ ऑल इंक्लूसिव है। आज वाराणसी में अमिताभ बच्चन अपना एक विला बुक करता है और एक ब्रांडेड डेवलपर आके प्रमोट कर रहा है प्लॉटेड डेवलपमेंट और विलास। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ग्रोथ की जो अक्रॉस इंडिया है, और ये ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया आज विश्व में सबसे स्टेबल और क्रेडिबल कंट्री मानी जाती है। आज हम यूएस की बात देखें तो उनके दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में वर्ल्ड की नजर लगी पड़ी है, और कंफ्यूज है सब कि लेसर ऑफ द इवल वाली बात कही जाती है। अगर हम यूके में देखें तो वहां पे तो क्योस चल रहा है आपसी कंट्रीज के अंदर, यूक्रेन, रशिया, मिडल ईस्ट, सारा कुछ अनस्टेबल है। बट एक हिंदुस्तानी है जहां पे स्टेबल है, आत्मनिर्भर है, कुछ भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया, वो इकोनॉमी को टच नहीं कर रहा है। तो ये एक चमत्कारी स्टेबिलिटी जो अब हिंदुस्तान में है, वो रियल एस्टेट के ग्रोथ को दे रही है। और सिर्फ रियल एस्टेट ग्रो नहीं हो रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई 250 इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो रही है। आज आप किसी भी लिस्टेड इंडस्ट्री का शेयर्स देखिए तो वो जूम हो चुका है, और उसका यही कारण है कि रियल एस्टेट ग्रोथ उस इंडस्ट्रीज को भी ग्रो कर रहा है। सबके आप ऑर्डर बुक्स देखिए, आज चाहे स्विच बनाने वाला हो या खिड़की बनाने वाला हो, सबका ग्रोथ 5x 6x हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि उतने प्रोडक्ट्स रियल एस्टेट में लगे। करेक्ट। सो जो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर डेवलपमेंट करनी है तो रियल एस्टेट, और जैसे आपने सही बताया कि आज अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, यूएस की इकोनॉमी जो है वो पूरी डेप्ट ओरिएंटेड है। एब्सोल्यूट। दे हैव टेकन सो मेनी लोन्स दैट दे कैन नॉट गो अहेड। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, मतलब अगर आप बात करते हैं यूरोप के बारे में, या फिर आप बात करते हैं एशियन कंट्रीज़ के बारे में, आपसी भेदभाव, तनाव बहुत सारा बना हुआ है।
चाइना की अगर आप बात करोगे तो अभी उनका जो ठहराव क्लोज्ड इकोनॉमी और ठहराव आ गया है, क्योंकि नाउ अगर हमारे से कंपेयर stagnancy है, करेंगे, बराबर है। हमारे से कंपेयर करेंगे तो वी हमारा जो एवरेज इंडियन का एज है वो 28 है, और जो चाइना में अभी मेरे ख्याल से 35 या 40 के पार हो चुका एब्सोल्युटली हो चुका है। एब्सोल्युटली। तो वो एक सिल्वर वेव आने वाला है चाइना में, जहां पे इतने ज्यादा सीनियर लिविंग हो जाने वाला है, और सीनियर लिविंग के साथ उनके रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं चैलेंजेस बहुत रहने और वाले चैलेंजेस रहते हैं। यंग पॉपुलेशन के साथ आपको सभी इंडस्ट्रीज में, सभी सेक्टर्स में ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि यंग पॉपुलेशन, और इस यंग पॉपुलेशन ने कोविड देखा है, पैंडेमिक देखा है, तो वो खर्च करने में मानता है, वो सेव करने में नहीं मानता है। वो समझता है कि मैं जीता हूं बस एक बार, हैं। जिसे हम सही कहा, योलो कहते हैं। योलो तो यू लिव ओनली वंस वाला जो सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम में हिंदुस्तान की प्रगति होनी नक्की है, सभी सेक्टर्स की ग्रोथ होनी नक्की है, और रियल एस्टेट इस सभी ग्रोथ के सेंटर स्टेज पे। ये सभी जब ग्रो करते हैं तो रियल एस्टेट अपने आप एक पुल आ जाता है और वो ग्रो कर देता है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी रियल एस्टेट से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप अभी एज अ चेयरमैन काम देखते हो क्रेडाई में फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, तो उसका अनुभव कैसा रहा और उसका मतलब आपको क्या फ़ायदा होता है? मैं आपको एक मजेदार बात बोलता हूँ। मैं जब एमबीए कर रहा था, हमें एक सब्जेक्ट था मार्केटिंग रिसर्च करके। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है जैसे एसी नीलसन वगैरह, जो आज एक हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक साबुन लॉन्च करनी है, तो वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते कि ये साबुन का शेप कैसा होना चाहिए, इस साबुन का कलर क्या होना चाहिए, इसमें महक कैसी होनी चाहिए, कितने ग्राम का होना चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग का कलर क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज 50-100 करोड़ खर्च कर देते। साबुन की वैल्यू कितनी है? 20 रुपया। अब हम बना रहे हैं एक 2 करोड़ का प्रोडक्ट, लेकिन उसमें मार्केट रिसर्च का बजट 0 रहता है। लोग क्या करते हैं, 10 डेवलपर को फोन करेंगे, पूछेंगे जो आजू बाजू बना रहे कैसा अनुभव है, दूसरे 15-20 ब्रोकर को फोन करेंगे, पूछेंगे क्या चलता है इधर, 1 बेडरूम 2 बेडरूम क्या चलता है। किसी भी प्रकार का रिसर्च इसमें शामिल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो रिसर्च होना जरूरी है। अब लकीली ये जो ग्रोथ आ रही है एआई और डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में, तो वहां पे रियल एस्टेट में भी डेटा एनालिटिक्स आ चुका है। कंपनीज जैसे सीआरई मैट्रिक्स है, लाइजस फोरेस है, प्रॉप इक्विटी है, ये सभी कंपनीज क्या करती है, जो भी रियल एस्टेट का डेटा है उसको एनालाइज करती है। सो डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, आप जो भी एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हो वो सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। आप रेरा में जितना इंफॉर्मेशन डालते हो वो अवेलेबल हो जाता है। वो सभी को एक एआई के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनालाइज करके, आज अगर मुंबई के अंदर बांद्रा में अगर आपको एक पर्टिकुलर लेन के अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इधर क्या चलेगा, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, 3 बेडरूम तो किस साइज का 3 बेडरूम, 900 कारपेट, 1000 कारपेट, 1200 कारपेट या 1500 कारपेट। अगर आपको मार्केटिंग कैंपेन करना है तो किस लोकेशन से लोग बांद्रा में खरीदते हैं, बांद्रा में इस गली में किधर से लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आज आपको मार्केटिंग में भी 20 एवेन्यू अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपने बस फ्रंट पेज ऐड दे दी, बैटर खत्म हो गई। आज आपका फोन ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। तो उतना प्रिसिशन आपको डेटा दे देता है, और ये डेटा देता है एनालिटिक्स से, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो आपने जमीन खरीदी भी नहीं है, उसके पहले आप एनालाइज कर सकते हो कि ये जमीन में पोटेंशियल क्या है। खरीदने के बाद आर्किटेक्ट से बैठने के पहले आप नक्की कर सकते हो कि आपको बनाना क्या है। क्योंकि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक बार हमने कंक्रीट डाल दी फिर उसमें बदलाव नहीं ला सकता है, तो उसको बदलाव लाना असंभव है। तो इसलिए रिसर्च की भूमिका बहुत अहमियत है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि क्रेडाई ने इस अहमियत को समझा, उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट की देखरेख मुझे दी, और उसके माध्यम से हम सभी एसेट क्लास, चाहे रेसिडेंशियल हो, ऑफिस हो, वेयरहाउसिंग हो, इस सभी माध्यम में हम रिसर्च करते हैं। और हम हमारे मेंबर्स, क्रेडाई में 16,000 मेंबर्स है, उनको हम फ्री में एडुकेट करने का प्रयत्न करते हैं। और ना केवल क्रेडाई,
किसी भी स्टेक होल्डर को आज आप क्रेडाई की वेबसाइट पे जाओगे तो ये सभी रिसर्च अवेलेबल है, जहाँ पे वो मुंबई में बैठ के पूरी इंडिया का नंबर्स देख सकता है। उसे किधर अगर कलकत्ता में घर लेना है तो उधर की क्या मार्केट है, क्या परिस्थिति है, वो सब उसे पता चल सकता है। तो ये सब करने का एक ही कारण है कि रिसर्च से आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग मैच्योर होती है। जो गट फील वाला सिलसिला है वो लंबा नहीं चल सकता। करेक्ट। तो ये आज के ज़माने में मैंने जो देखा है ना कि आपका जो डेटा है, डेटा होल्ड्स द बिगेस्ट पावर। डेटा एनालिसिस नॉट ओनली इन मतलब तो इसे बहुत अच्छे से एक जन ने कहा कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल। तो Correct. इसकी अहमियत डेटा की इतनी है, और ये अहमियत को प्रधानमंत्री ने समझ के एक नियम बनाया कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा, वो कोई फॉरेन की कंट्री में रह के प्रोसेस नहीं होगा, जिस वजह से एक डेटा सेंटर की मार्केट बन गई। तो Correct. आज मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में इतने डेटा सेंटर्स खुल गए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को पकड़ो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उनका सब डेटा जो स्टोर करने डेटा सेंटर्स रखते, और ये एक एसेट क्लास क्रिएट हो गया जो 25-25, 30-30 साल की लीज करता है और जिसमें रिटर्न्स 12% के ऊपर आता है। तो डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज वेयर वी ऑल आर फंक्शनिंग, और डेटा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और उस डेटा को एनालिसिस करना, अब वो कंपनीज अवेलेबल है, उसके टूल अवेलेबल है, और वो एनालिटिक्स से डिसीजन मेकिंग करना, ये रिसर्च का सच में निचोड़ है, और उसी की डायरेक्शन में हमें आगे जाना चाहिए। और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मुलाकात जो हुई है सावला साहब के साथ, वो यही रिसर्च के माध्यम से हुई है। एब्सोल्युटली। हमारी जो कलीग है, उन्होंने जो मेरे साथ बैठ के ये सब रिसर्च करती है, नो डाउट आज कौन से भी बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए आपने सही कहा है कि गट फीलिंग इज़ नॉट नीडेड। गट फीलिंग विजडम के साथ आ सकती है, जो एक्सपीरियंस और विजडम देता है, बट जो आज के जनरेशन के युवा है, आज इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा। एग्जैक्टली आप गट फील लो, लेकिन डेटा को समझ के। मेरे ख्याल से आपकी उम्र लगभग मेरी जितनी ही है। एब्सोल्युटली। जो लोग आज 30 की उम्र से लेके 50 की उम्र तक बिजनेस खोलना Absolutely. चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बाइबल है। डेटा का रिसर्च आप कीजिए। और ये मैं आपको बताता हूँ सावला साहब, हमने जो पॉडकास्ट किया सीए के साथ ऑन लीगल एंड फाइनेंसेस, हमने जो पॉडकास्ट किया डिजिटल मार्केटिंग के साथ, इन्होंने सबने यही कहा कि आप रिसर्च कीजिए, आप Perfect. डेटा लीजिए, रिसर्च कीजिए, तभी आप फिजिबिलिटी डिफाइन कर पाओगे और क्या बना के बेच रहा हूँ। बेस्ट यूज ऑफ लैंड जिसे कहते हैं, कि ये मेरे पास जमीन है, आज मेरे पास उधर, जैसे आज कॉमर्स के अंदर आपके पास इतना ही नहीं है कि मैंने बीकॉम किया, आज आप बीबीए कर सकते हो, बीबीआई कर सकते हो, बीएमएम कर सकते हो, आपके पास अब 10 ऑप्शन हो गए। पहले कॉमर्स मतलब बीकॉम था। वैसे ही आज जमीन मतलब रेसिडेंशियल नहीं है, आप उधर मॉल बना सकते हो, हाई स्ट्रीट कर सकते हो, डेटा सेंटर कर सकते हो, वेयरहाउसिंग कर सकते हो, हाई राइज बना सकते हो, अल्ट्रा लग्जरी बना सकते हो, अफोर्डेबल कर सकते हो, को लिविंग कर सकते हो, सीनियर लिविंग, स्टूडेंट हाउसिंग, को वर्किंग, ऑफिस स्पेस, मतलब आज 25 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? जब आप रिसर्च करोगे कि यहाँ क्या चलेगा और मेरी जो लैंड है उससे मेरे को बेस्ट यूज कैसे मिलेगा। आप एक ऐसे लोकेशन में अल्ट्रा लग्जरी बनाओगे जहां अफोर्डेबल चलना है तो फेल जाने वाला है, और आप अल्ट्रा लग्जरी के लोकेशन में अफोर्डेबल बनाओगे तो भी नहीं वर्क करेगा। तो ये अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है आपके बिजनेस को, तो रिसर्च ही एक माध्यम है जिससे ये हो सकता है। और क्रेडाई कर रहा है। और ये आपने जो कहा कि ये सेम रिसर्च अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए भी, सभी के लिए। आज कंज्यूमर को भी अगर एक घर लेना है, उनको एक लोकेशन लेना है, उस लोकेशन में क्या रेट्स चल रहे हैं, उस लोकेशन में लास्ट डील कितने पे हुई है, वो सब भी अवेलेबल है। तो अभी आज मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मिसलीड क्यों होता है, क्योंकि मैंने जो देखा है भारत मतलब हमारे देश में ये ट्रेंड रहा है कि हमारा डिसीजन जो है वो इमोशन बेस्ड होता है। एब्सोल्युटली। और ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है। एज अ पर्सन मैंने पिछले 10 साल में मैंने 4 कार चेंज की थी, और ये सिर्फ इमोशन के अभाव में की थी। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं एक कार कम से कम 6-7 साल चला सकता था। एब्सोल्युटली। बट अगर आप उसको उस नज़रिए से देखोगे कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना कमाया, वो 10 लाख अगर मैं 10 साल पहले
हमारे गांव में अभी 10 साल पहले प्रॉपर्टी के रेट से 1 लाख रुपए, अभी वो बढ़ के उसी 1 एकड़ की ज़मीन के लिए वो 10 गुना हो गए। ओह हो। तो वो मतलब आप सोच सकते हो कि रिसर्च अगर किया रहता, अगर आज, तो आज के डेट में मैं कहता हूँ कि ये जो रिसर्च है और जो आप काम कर रहे हो, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो आगे जब बढ़ते हैं, आपने जब जैसे कहा कि रिसर्च, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सावला साहब ने आगे जाके, ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर, उन्होंने 19 किताबें लिखी है, प्लस ही इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड विथ मेनी यंग अचीवर अवार्ड्स। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सो ऐसा हो गया था कि आपको खुद के लिए एक पैशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरा पैशन रियल एस्टेट था, तो जब मैंने पीएचडी की तो बहुत एक डिमांड आ गई थी कि जो आपने पीएचडी की है वो उसको एक सरल भाषा में आप हमें समझाए। रीट्स के ऊपर इंडिया की पहली पीएचडी तो वो मैंने की थी, तो लोगों का बहुत कहना था कि हमको ये सरल भाषा में समझाए। आप एक बार वापस ये रीट्स का फुल फॉर्म बताइए। तो रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये बेसिकली जैसे हम म्यूचुअल फंड होता है शेयर बाजार में, जहाँ पे हम पैसा देते हैं एक फंड को और वो सब्सक्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप फंड इन्वेस्ट करते हो जो प्रीलीज प्रॉपर्टी पे रखती है, मतलब जो ऑलरेडी रेंट पे लगी हुई प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम आ सकती है, वैसे पे लगती है। और ये सारे शेयर्स लिस्ट होते हैं शेयर बाजार में। तो जब भी ये मैंने पीएचडी की थी तो बहुत सारे लोगों से डिमांड आई थी कि हमको सरल भाषा में इसे समझना है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला रीट तभी आया था जो एम्बेसी रीट था। तो वो बुक बिना किसी मार्केटिंग के वायरल होके इतनी चल गई कि मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा और किया जाए, लेकिन समय का हमेशा अभाव रहता है। जब भी आपको बुक अगर एक लानी है, तब शायद भगवान के प्लान्स ऐसे थे कि उन्होंने कोविड लाया और उस पैंडेमिक में इतनी फुर्सत मिली कि तभी करीबन 10 से 12 बुक्स रेडी हो गई और वो बुक एक एक करके रिलीज किया और उसका इतना फैंटास्टिक रिस्पॉन्स आया कि आज भारत में लगभग 10 से 12 हजार डेडिकेटेड रीडर और फॉलोअर बेस है मेरे, जो रियल एस्टेट के लिटरेचर पढ़ने की इच्छा रखते हैं और जिन्हें सिंपल भाषा में समझना, उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना। रियल एस्टेट ऐसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें हम जार्गन्स डालते तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो मैंने वो एक प्रयास किया था नॉट फॉर प्रॉफिट, जिससे लोगों को सरल भाषा में रियल एस्टेट समझाया जाए और अलग अलग टॉपिक। और आजकल मेरे ही रीडर्स मुझे टॉपिक देते हैं कि हमें इस बाबत में थोड़ा समझना है। तो अगले जो 2 बुक्स आ रहे हैं वो रीडेवलपमेंट गाइड, जो अभी एक डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन जो बिल्डिंग 30 साल से ज्यादा पुरानी है और अगर उसको रीडेवलप करना है तो उसकी गाइड क्या होनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक है कि फाइनेंस, जो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी समस्या है, तो रियल एस्टेट फाइनेंस के ऊपर एक दूसरी बुक आ रही है। तो ये 2 बुक आएगी आगे जाके। यंग अचीवर का सिलसिला ऐसा था कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस रियल एस्टेट में होते हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी पहचान बनाने ये एक ही कैटेगरी में मैं फोकस करता हूँ। तो जितने भी अवार्ड होते थे मैं उसमें यही एक ही में नॉमिनेट करता था खुद को। और जब 3-4 लोगों ने सहारा तो वो ऑटोमेटिक ऐसा हो गया कि बाकी जो 15-20 ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी उसका नोट लिया। तो आज लगभग जितने हिंदुस्तान में रियल एस्टेट अवार्ड्स होते हैं उसमें यंग अचीवर में मुझे, और यंग अचीवर की डेफिनेशन है 40 इयर्स के बिलो रियल एस्टेट के फील्ड में, और कोई जगहों पे 35 इयर्स के बिलो, तो वहाँ पे मुझे सहारा गया है। और वो एक बहुत ही मोटिवेशनल रहता है क्योंकि आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फेलिसिटेट किया जाता है। अमेजिंग। इतनी मतलब देखा जाए तो अगर आप अचीवमेंट की तौर से देखोगे तो 35 के पहले ही आपके लगभग 20 से 30 यंग अचीवर अवार्ड हो गए। एब्सोल्युटली। 19 किताबें हो गई, उनमें से नेशनल बेस्ट सेलिंग कितनी थी? ऑलमोस्ट 16-17 नेशनल बेस्ट सेलिंग किताबें। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपना खुद का जो रियल एस्टेट का फर्म है वो चलाते हैं, ही इज अ डेवलपर। सो ये सब करते हुए हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? एक ऑथर कैसे बैलेंस करता है, एक रियल एस्टेट वाला कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि मेन इज ब्रेड एंड बटर। बुक जैसे अभी ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी है, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट थिंग, तो ब्रेड एंड बटर मेरा बिजनेस है। तो आपका बिजनेस आप कैसे बैलेंस करते हैं? ऐसा है कि फॉर्चुनेटली मैं 3rd जनरेशन
सेटअप में मुझे मिला है। अक्सर क्या हो जाता है कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को प्लेटफॉर्म बनाने में ही अपनी लाइफ टाइम निकल जाती है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि मुझे एक रेडी प्लेटफॉर्म मिला। अब मेरे पास दो चॉइस थी कि उस प्लेटफॉर्म को इतना ग्रो किया जाए कि उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और टर्नओवर, और दूसरा ऑप्शन था कि चलो एक दो बिल्डिंग कम बनाते लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करते, जो है बुक्स है, एकेडमिया है, रिसर्च है, या इंफॉर्मेशन शेयर है, नॉलेज शेयर है। तो मैंने वो कॉल लिया जो अक्सर एक इंडिविजुअल के लिए डिफिकल्ट कॉल रहता है कि कहाँ पे लाइन हमें दौड़नी चाहिए। तो मैंने नक्की किया कि ठीक है, एक दो बिल्डिंग कम बनाएंगे लेकिन पैशन को फॉलो करना जरूरी है। और अगर आप देखेंगे कॉमन चीज ये सभी चीजों में, तो वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में ही ये सब है, इसलिए ये मुमकिन हुआ है। तो काफी बार थोड़ा काम ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन पैशन है और रियल एस्टेट है करके और कोई कमिटमेंट मेरा जो उसके लिए किया गया रहता है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। अगर मैं जो काम करता हूँ वो मेरा पैशन नहीं होता तो शायद मैं दोनों बैलेंस नहीं कर पाता। सर ने मतलब और एक चीज़ की है कि सावला साहब मतलब डॉक्टर हर्षल सावला इज़ ऑल्सो पीएचडी गाइड। तो क्योंकि हमारे सब समय का काफ़ी अभाव है, मैं जाते जाते सिर्फ आपको दो चीज़ें पूछना चाहूँगा कि लोगों का नज़रिया जो है पीएचडी देखने का, और ये फील्ड में पीएचडी कैसे करें। दूसरा चीज़, एक एंटरप्रेन्योर को या फिर एक पीएचडी करने वाले को या फिर एक जो स्टार्टअप है कल्चर जो इस सेगमेंट में लाना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? तो पहले तो मैं पीएचडी के बारे में बोलूँगा, और पीएचडी सबसे इजी चीज़ है। आपको मैं बताऊंगा क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पीएचडी को आप कंपेयर कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के जैसे। जैसे आप एक ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो वो आप चाहे उससे मर्सिडीज चलाओ या आप उससे होंडा सिटी चलाओ, अल्टीमेटली दोनों फोर व्हीलर है। तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो फोर व्हीलर का मिलता है। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं पीएचडी मतलब कोई एक ग्रंथ लिखना है या कोई एक टॉपिक पे मास्टरी करनी है। नहीं, पीएचडी मैनेजमेंट के अंदर उसका मीनिंग यह है कि आपको रिसर्च टेक्निक्स आती है कि नहीं, आपको रिसर्च मेथड आता है कि नहीं, कौन सी रिसर्च टेक्निक और मेथड किस समय यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए, वो पीएचडी है। और ये चीज जो समझ जाता है तो वो फोकस ही पूरा करेगा रिसर्च मेथड पे, ना कि टॉपिक पे। अक्सर पीएचडी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो टॉपिक पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि उनका मेन पार्ट छूट जाता है। पीएचडी का उद्देश्य क्या है कि आज आपके पास रीट का टॉपिक है, कल रेरा का टॉपिक आएगा, परसों ईएसजी का टॉपिक आएगा। आप किसी भी टॉपिक पे सक्षम होने चाहिए रिसर्च करने। इसके लिए अगर आपका फाउंडेशन बेस रिसर्च मेथड और टेक्निक्स का सही रहेगा तो ही ये सेट हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से उसके लिए भी आपको एक बुक लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं जब पीएचडी गाइड करता हूँ मेरे अंडर स्कॉलर्स को जो पीएचडी करते हैं, मैं उनको सबसे पहला मेरा जो इंटरेक्शन होता है उनको ये मैं समझाता हूँ, और इसके बाद ये बहुत रिलीफ महसूस करते हैं क्योंकि सडनली एक जो 100 किलो का लोड रहता है उनके सर के ऊपर पीएचडी का, वो कम हो जाता है, प्लस उनका नजरिया बदल जाता है। नहीं तो वो गलत डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स डालेंगे जबकि उनको करना कुछ और है। दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योर के लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आज हमारा एक यंग इंडिया है, ग्रोइंग इंडिया है, एस्पायरिंग इंडिया है और खर्चा करने वाला इंडिया है। आप उसको अच्छी क्वालिटी दो, वो आपको और पैसा देगा और ग्रोथ देगा। तो लॉन्ग टर्म सोचिए और अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट बनाइए, इनोवेशन कीजिए, ये इंडिया आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षल सावला। थैंक यू। हमें समय की काफ़ी पाबंदी है आज, और मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पहला लेयर वाला पॉडकास्ट है सावला साहब के साथ। विल हैव मेनी मोर विथ हिम। तो आपको अगर लगता है कि रियल एस्टेट से लेके आपको कोई भी दुविधा है और जो टॉपिक्स हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट अस। आई विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट सावला साहब अगेन, डॉक्टर हर्षल सावला, डॉक्टर एडवोकेट हर्षल सावला again. And I thank you very much for giving your time today. Thank you very much. See you in the next episode.